हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, है ना। तो ये जो लेक्चर है एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है जो मेडिकल और जेई मेंस के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिक फंडामेंटल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या क्या चीज़ें हमारी यूज होती हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ प्रेजेंट है, प्लस वेव नेचर। ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली जनरेट होती है एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेटेड मोशन होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जनरेट होती हैं। तो जब इन वेव्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हम मानते थे कि स्पेस में चारों तरफ एक इमेजनरी मीडियम या हाइपोथेटिकल मीडियम हमने मान लिया था जिसको हम ईथर बोलते थे, है ना। फिर बाद में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो हमने बोला कि स्पेस में हर जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रेजेंट हैं और इन वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात आती है इन वेव्स की स्पीड कितनी होती है। तो हम बोलेंगे कि इन वेव्स की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट। इसमें हम सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नीट और जेई मेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं अराइज, वो सारे हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं, है ना। तो स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको लिखने का तरीका ये है 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। म्यू हमें पता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, किस मीडियम की परमिएबिलिटी, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग। तो किसी मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मीडियम जो है वैक्यूम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, इस v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें पता है म्यू क्या होता है, म्यू होता है μ0 इंटू μr। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ बन जाएगी c। तो v को हम लिख सकते हैं c/√μr एप्सिलॉन r। इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि v हमारी क्या है, v EM वेव की स्पीड है किसी मीडियम में, c इज़ द स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, और μr एंड एप्सिलॉन r ये दोनों चीज़ें क्या है, μr है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, और एप्सिलॉन r जो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम हमें यहाँ पर दिया गया है। अब जरा हम एक चीज़ देखते हैं। हम लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है c/v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो यहाँ से हम इसको c/v का जो रेशियो है उसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये किसकी तरह काम करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह। ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे मैक्सवेल। उन्होंने देखा कि स्पेस में कुछ एनर्जी प्रेजेंट है जो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है। उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक कैटेगरी है, ठीक है। तो उसको भी उसने उसी के अंदर कंसीडर किया, जिसको हम ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था, रेज वगैरह ये सब पढ़ते थे ना, तो उसको भी हम बोलेंगे कि वो EM वेव का ही एक पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है।
तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, जो हमारा एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, वो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने लिया एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इससे हमारा क्या जनरेट हुआ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसको जनरेट करेगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसके मूवमेंट की वजह से, और कैसा मूवमेंट, एक्सीलरेटेड मूवमेंट, उसकी वजह से टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। अब ये जो दोनों फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगी। जैसे अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इस तरीके से है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। मतलब अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमें किस एक्सिस पे देखने को मिल रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हमें किधर देखने को मिल रहे हैं, जेड एक्सिस पे। देखो इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करें, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं ये वाई एक्सिस पे हो रहे हैं। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें और इस वाले एक्सिस को वाई एक्सिस मान लें, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको 3D में थोड़ा सा सोचो, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब जो वेव जहाँ पे जनरेट हुई है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, वो डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करेगा इन दोनों के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में फ्लक्चुएट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वेव जो प्रोपोगेट होगी वो होगी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव प्रोपोगेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कोई फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे लेना है या वाई एक्सिस पे लेना है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव इज अलोंग जेड एक्सिस। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करते हैं अलग अलग एक्सिस पे, तो जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो तीसरे एक्सिस पे चली जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्सिस का कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि किस एक्सिस पे लेना है हमें, बस क्या हमें ध्यान रखना है कि तीनों जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ पर होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है, देखो ज़रा, हम लोगों को सभी को पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लोगों ने देखा कि बी डॉट डी एल, इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई। आई कंडक्शन, इसको अभी हम कंडक्शन करंट बोल दे रहे हैं, है ना, इसको नाम दे दिया कंडक्शन करंट, ठीक है। वी डॉट डी एल अगर हम बात करें, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द कंडक्शन करंट। तो ये हम लोगों ने देखा। यहाँ पर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है वाया की के। दो यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लूप कंसीडर किए हैं, लूप ए और लूप बी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने देखा यहाँ से आई करंट जा रही है। ये करंट जो है इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, और चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब कैपेसिटर जो है इस बैटरी से चार्ज हो रहा है। तो हमें पता है कि वी डॉट डी एल जो है म्यू नॉट इंटू आई कंडक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बी वाले लूप में देखें, पहले तो हम ए लूप की बात कर रहे हैं, लूप ए हमने लिया। लूप ए की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे वी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी। ये बात एकदम करेक्ट है। और यहाँ से हम इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो भी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम डी एल की जगह पे क्या रखेंगे, 2 पाई आर।
या ऐसे सीधे सीधे कर लेंगे v 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी, और हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बी लूप की अगर हम बात करें लूप बी में क्या होगा, देखो बी वाले लूप में जब हम देखेंगे तो इसमें अगर हम देखें तो कोई भी करंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब उस करंट के एब्सेंट होने की वजह से अगर हम देखें लूप बी में तो हमें यहाँ पर कोई करंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो। देखो अगर हम IC की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये V जो है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। लेकिन मैक्सवेल ने जब ये देखा तो उसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं मिली, ठीक है ना। इस वाले रीजन में जब उसने मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन आया, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसको जीरो नहीं मिली। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस वाले लूप को बिल्कुल यहाँ पे ले आएँ और बी वाले लूप को बिल्कुल पास में ले आए, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली नेग्लिजिबल कर दी जाए, मतलब ये लूप बिल्कुल इस प्लेट के इस साइड और ये वाला लूप बिल्कुल प्लेट के इस साइड, तो इन दोनों की जगह पे हमें इंटीग्रल v डॉट डी एल जो है सेम मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से देखा कि क्योंकि यहाँ पे कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस वाले रीजन में कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, तो v डॉट डी एल इस वाले रीजन में तो जीरो होगा। मतलब इस वाले रीजन में इंटीग्रल v डॉट डी एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। ये ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिकली हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, मतलब इस वाले रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू मिली और v डॉट डी एल की वैल्यू इस वाले रीजन में नॉन जीरो थी। तो मैक्सवेल ने बोला, उसने बोला कि इस वाले रीजन में अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर है उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से v डॉट डी एल नॉन जीरो रहेगा। अब उसको डिफाइन करने के लिए उसने बोला, उसने एक और करंट को इंट्रोड्यूस किया जिसको उसने बोला डिस्प्लेसमेंट करंट। उसने बोला कि यहाँ पर जो है एक करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस करंट के बारे में मैक्सवेल ने बताया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कैसे जनरेट हुई। इसको इसने इस तरीके से डिफाइन किया कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो एक करंट जनरेट होगी उस रीजन में, उसको उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसकी वैल्यू इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, जैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स में हम लिखते हैं ना VA cos थीटा लिखते हो, ऐसे ही इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा या तो E डॉट A लिख दो या EA cos थीटा लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट करंट की जो है वैल्यू को मैक्सवेल ने हमें बताया कि ये इस तरीके से कैलकुलेट होगी। अब हम धीरे धीरे आते हैं कि कैसे डी फाई अपॉन डी टी यहाँ पर नॉन जीरो है और किस तरीके से हमें यह डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी। अब उसमें उसने क्या काम किया, मैक्सवेल ने थोड़ा सा जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको भी उसने करेक्ट किया। उसको देखो कैसे करेक्ट किया। उसने बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो हम लोग पढ़ते हैं v डॉट डी एल, इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये होनी चाहिए I कंडक्शन प्लस I डिस्प्लेसमेंट। मतलब उसने इसमें बोला कि कंडक्शन करंट के साथ साथ अगर डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है तब भी हमें v डॉट डी एल की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, ठीक है। इस वाले केस में देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कंडक्शन करंट जीरो है, इफ़ कंडक्शन करंट इज जीरो बट डिस्प्लेसमेंट करंट इज प्रेजेंट, देन वी विल ऑब्टेन v डॉट डी एल इन क्लोज इंटीग्रल फॉर्मेट, ठीक है। तो उसने बोला कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक करंट प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो होगी। तो ID को उसने यहाँ पे जोड़ा। ID की वैल्यू कितनी है, ID को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई को हम अभी कैलकुलेशन के लिए लिख दे रहे हैं EA और थीटा भी 90 ले ले रहे हैं, जीरो ले ले रहे हैं, कॉस जीरो की वैल्यू 1। ये इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम देखें तो E की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, E कितना होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। फाई की वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब जरा एक चीज़ देखो, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो ए से ए यहाँ पर कैंसिल हो गया। फाई हमें क्या देखने को मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ID की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, फाई हमें यहाँ से देखने को मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसको आगे देखें तो यहाँ से ID की वैल्यू क्या निकल के आ सकती है, तो ID की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी
ID हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट D अपॉन dt। फाई ई यहाँ से कितना है, देखो फाई ई लिख दे रहे हैं इसको इस तरीके से, फाई ई यहाँ पे कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और तुम अगर कॉस थीटा को लेके चलना चाहते हो तो कॉस थीटा को लेके भी चल सकते हो। अब जरा एक चीज़ देखो, हमने लिखा है इसको एप्सिलॉन नॉट dq बाई dt। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया। अब ये जो dq बाई dt हमें मिला, इसी को उसने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। मतलब ID की ये जो वैल्यू हमें देखने को मिली, ये किसके इक्वल हो सकती है, dq बाई dt के इक्वल हो सकती है, और एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, Q यहाँ पे वो चार्ज है जो चार्ज इन दोनों प्लेट्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब इस Q की जो वैल्यू है टाइम के साथ साथ बदलती जा रही है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो Q की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिस वजह से dq बाई dt जो है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नॉन जीरो है। dq बाई dt जो है वो क्या है, नॉन जीरो। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहे हैं dq बाई dt जो है नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, मतलब कैपेसिटर हम बोलेंगे चार्ज हो चुका है, तो dq बाई dt की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट करंट उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मैक्सवेल ने देखा कि A वाले लूप के लिए तो B डॉट DL नॉन जीरो है, साथ के साथ B वाले लूप के लिए भी B डॉट DL की वैल्यू नॉन जीरो है। अब हम इसमें कंफ्यूज हुए, हमने देखा कि यहाँ तो कंडक्शन करंट प्रेजेंट है लेकिन यहाँ तो कोई कंडक्शन करंट है ही नहीं, तो क्योंकि I यहाँ पर जीरो है तो इसकी वैल्यू भी इस वाले लूप के लिए जीरो होनी चाहिए। तो मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ पर एक दूसरे टाइप की करंट है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट किया, उसने बोला कि इसमें कंडक्शन करंट के साथ डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड की जाएगी। उस डिस्प्लेसमेंट करंट को उसने इस तरीके से डिफाइन किया, हम इसे चार्ज के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं dq बाई dt। ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है जो हमें मैक्सवेल ने दिया। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इस कैपेसिटर को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से चार्ज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, उससे हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं, और जो करंट हमें दी हुई है वो कांस्टेंट करंट जा रही है 0.1 एम्पियर। मतलब ये जो करंट यहाँ से जा रही है ये 0.1 एम्पियर है, और इसकी जो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, वो हमें दिया है 1.8 इंटू 10⁹ वोल्ट पर सेकंड। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये सोर्स हमें दिया हुआ है, इसे एक तरीके से वोल्टेज सोर्स मत मानो, ऐसे मान लो कि ये कांस्टेंट करंट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, मतलब करंट सोर्स है ये, है ना। जैसे वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वैसे ये करंट सोर्स भी होता है जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। तो ये करंट यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, वोल्टेज चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें इतना दिया हुआ है, ID की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो ID की वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि ID क्या होता है, ID होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन dt। इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट फाई को हम लिख सकते हैं EA अपॉन dt। तो ये हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A DE अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट A DE अपॉन dt। अब इस क्वेश्चन को देखना है हमें किस तरीके से हम करेंगे। तो इसमें अगर हम आगे बात करें तो E को हम लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A, मान लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज कितना है यहाँ पर Q, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, ये हो जाएगा A D अपॉन dt। सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई A, तो A से A कैंसिल, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर dq बाई dt हमें देखने को मिला, और ये dq बाई dt हो जाएगा I के इक्वल, क्योंकि इस चार्ज की अगर हम बात करें तो इस चार्ज का जो रेट ऑफ चेंज है वही तो ये वाली करंट होगी, तो इस I के बराबर होगा dq बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल हो जाएगी, I के इक्वल हो जाएगी, मतलब 0.1 एम्पियर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस की। मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं उसकी हम बात करते हैं। मैक्सवेल ने हमें 4 इक्वेशंस दी, 1 बाई 1 हम उन्हें डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्या हमारे पास इक्वेशंस है उसको हम नोट करते हैं। तो मैक्सवेल ने हमें ये 4 फंडामेंटल इक्वेशंस दी, जिस तरीके से हम न्यूटन्स लॉ को हम पढ़ते हैं जनरल मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के केस में मैक्सवेल का रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने हमें ये 4 इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये चारों इक्वेशंस जो हैं सेल्फ सफिशिएंट हैं।
फर्स्ट इक्वेशन पर हम जाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। मतलब क्लोज इंटीग्रल का मतलब, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी एस। डी एस का मतलब सरफेस इंटीग्रल। हम पूरी सरफेस, जैसे एक स्फीयर की पूरी सरफेस है, उस सरफेस के छोटे 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 डी एस लेके उन सबको मिला के हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो ये मिलाना हो गया इंटीग्रल, और क्या कर रहे हैं हम, सरफेस एलिमेंट्स को मिला रहे हैं, तो ये हो गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल। हमने पूरी सरफेस को क्या किया, क्लोज किया। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, इनसाइड चार्ज, मतलब उस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ के नाम से हमने पढ़ा था। दूसरी चीज़ बी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, इसको हम लोगों ने पढ़ा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैक्सवेल ने हमें ये बताया कि चारों इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एप्लीकेबल हैं। वी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ, देखो इस वाले केस में क्या हुआ कि जो सोर्स चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो हमें इस फर्स्ट इक्वेशन से पता चल रहा है। सेकंड इक्वेशन हमें बता रही है वी डॉट डी एस इक्वल्स टू जीरो, मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम किसी मैग्नेट को रख दें इस तरीके से, ये नॉर्थ लिया है, साउथ लिया, तो इससे जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी इधर से वापस आएंगी, इस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगा। तो इस वाले केस में अगर हम बात करें तो दो पोल रखने पे हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम एक सिंगल पोल रख दें तब तो ऐसे होना चाहिए, मतलब अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं, पूरा पूरा किया जाएगा बाहर। तो मैक्सवेल बोल रहा है कि बी डॉट डी एस जो है, मतलब सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि ये वाला केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। सिंगल पोल को हम अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होने के लिए जितनी लाइन बाहर निकलेंगी उतनी लाइन पीछे से एंटर होनी चाहिए। लेकिन इस वाले केस में अगर हम केवल नॉर्थ पोल रखेंगे तो लाइंस क्या होंगी, केवल और केवल एग्जिट होंगी, एंट्रेंस लाइंस का नहीं होगा। तो इसलिए मैक्सवेल ने बोला कि मैग्नेट के केस में मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इफ़ मोनोपोल विल एग्जिस्ट देन electric flux is non-zero because the lines, if we consider north pole here, the lines are only emitting out, they are not moving inside the closed surface। तो इसलिए उसने बोला कि जहाँ भी हमें मिलेंगे दो पोल मिलेंगे ताकि जितनी लाइन बाहर निकलें उतनी लाइन पीछे से एंटर करें। सो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, जीरो रहे। तो इसलिए उसने बोला कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें देखने को मिला इस सेकंड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन हमें बताती है कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था। फाइव बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट डी एस, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से जनरेट होती है। ये जो ई डॉट डी एल है इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्यों, क्योंकि हम पूरी सरफेस को नहीं जोड़ रहे हैं। हमने क्या किया, एक रिंग ले ली, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ में देखते हैं ना, हम एक रिंग लेते हैं, इस तरीके से एक रिंग ले ली और उसके छोटे 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 एलिमेंट्स जो है उनको जोड़ दिया इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल। मतलब हमने लाइन का इंटीग्रेशन किया, जैसे ये वायर है सीधा, तो इसके कई सारे टुकड़ों को मिला के जोड़ दोगे तो ये वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। लेकिन अगर हम इसको क्लोज कर दें तो वो हो जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल। तो हमने लिया क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और हमें वैसे भी पता है ई डॉट डी आर जो होता है वो हमें डी भी देता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अगर हम डायमेंशनली चेक करें तो डी फाइव अपॉन डी टी भी क्या होता है, ई एम आई में हमने पढ़ा होगा, वो भी ई एम एफ की डायमेंशन के बराबर होता है। तो ये एक तरीके से डायमेंशनली भी करेक्ट है। अब हम फोर्थ इक्वेशन पे आते हैं जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। यहाँ पर आई सी जो है कंडक्शन करंट है और आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये हमारे पास मैक्सवेल की चार इक्वेशंस थी जिसको हम लोगों ने वन बाई वन एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो प्लस एक्स एक्सिस है और वेलोसिटी वी है। थोड़ा सा इसमें हमें वेव का आइडिया होना चाहिए, वेव के कंसेप्ट से यहाँ पर यूज होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नोट कर सकते हो इस चीज़ को। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं एक्स एक्सिस। इसको एक मिनट बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो हमें बाई एक्सिस के अलॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं।
मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वाइब्रेट कर रहा है, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो अलोंग द वाई एक्सिस हैं, मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो अलोंग द जेड एक्सिस हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है इस डायग्राम में। ये जो वेव है वो इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसको हमने ई वाई लिखा। और जो वेव की जनरल इक्वेशन होती है वेव में जो हम यूज करते हैं उसी तरीके से लिख दिया, ई नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, किसी टी टाइम पर जब हमने वेव की पिक्चर क्लिक की तो हमें ये इक्वेशन जो है ये हमें देखने को मिली इस वेव की। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वी नॉट है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पर माइनस के एक्स है, इसका मतलब ये वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ प्लस के एक्स होता तो ये वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही होती। अगर ये वेव वाई डायरेक्शन में जा रही होती तो यहाँ वाई आ जाता, जेड डायरेक्शन में जा रही होती तो यहाँ जेड आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। के के साथ क्या है, के के साथ माइनस एक्स है तो वेव जा रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। के साथ अगर प्लस एक्स होता तो वेव जा रही होती माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, फिर ये वेव के कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएंगे। अगर हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो ई नॉट अपॉन वी नॉट की वैल्यू जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। ई नॉट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वी नॉट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस रेशियो इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब इन इक्वेशंस को यूज करके हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, और वेव की जितनी भी प्रॉपर्टी हम सबको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है अराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी वेव की यूज होंगी जो हम लोगों ने वेव में पढ़ी हुई हैं। अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो ये जो v है ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ई नॉट अपॉन वी नॉट की वैल्यू c हो जाएगी। तो अगर ये वेव स्पेस में चल रही है तो ये जो वेलोसिटी होगी ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। E = 3.1, यूनिट इसकी दी हुई है न्यूटन पर कूलाम, कॉस 1.8 रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। ये वेव नंबर है y + 5.4 × 10⁶ रेडियन पर सेकंड, यानी कि ये ओमेगा है और ये t है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वी नॉट, ई नॉट, और चाहो तो इक्वेशंस भी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें देखो ज़रा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। तो हमें पता है कि वेव की इक्वेशन में अगर इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों सेम साइन है, अगर ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट सेम साइन है तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे y है तो वेव -y डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी -y डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करेगी, क्योंकि इस वाली टर्म का साइन और इस वाली टर्म का साइन दोनों सेम है, तो वेव जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और यहाँ kx की जगह पे ky है, देखो ओमेगा टी प्लस kx होता है ना, यहाँ पे ky है, तो वेव नेगेटिव y डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो ओमेगा हमें दिया हुआ है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf = ओमेगा। तो f हो जाएगा यहाँ से ओमेगा अपॉन 2π। ओमेगा की वैल्यू 5.4 × 10⁶ अपॉन 2 × पाई की वैल्यू 3.14। इसे सॉल्व कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हम लोगों ने। लैम्डा हमें निकालना है, तो लैम्डा क्या होगा, k = हम लिखते हैं 2π/λ। k क्या होता है 2π/λ, तो लैम्डा हो जाएगा 2π/k। तो 2π हमें पता है 3.14 और k की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 1.8, है ना। तो ये यहाँ से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3.1 है, मतलब ई नॉट जो है वो हमें गिवन है 3.1। हमें पता है कि ई नॉट अपॉन वी नॉट जो है वो c के इक्वल होता है, क्योंकि वेव जो है स्पेस में ट्रैवल कर रही है, ऐसा हमसे बोला गया है क्वेश्चन में। तो ई नॉट यहाँ से ये हो गया, तो वी नॉट की वैल्यू निकल के आएगी E0/c, मतलब 3.1
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ तो इसको सॉल्व कर लोगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है वो हमें शायद दिया हुआ है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है हमें, हाँ वो तो हम निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें नहीं दी हुई है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कितना है वो हमने निकाला -y एक्सिस। तो वेव जो है y एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो x एक्सिस पे होगा या z एक्सिस पे होगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x पे हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे होगा, z एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगी V0 cos ky प्लस ओमेगा इंटू टी, और डायरेक्शन हम यहाँ पर अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं k कैप, और अगर ये z एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं i कैप। तो डायरेक्शन उस पर डिपेंड करेगी। V0 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी सारी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो इतनी सारी हम चीज़ें हम लोगों ने आज इस वीडियो में पढ़ी। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, एनर्जी ऑफ EM वेव, एनर्जी डेंसिटी, मोमेंटम, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ पर लिया, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने यहाँ पर एक EM वेव स्पेक्ट्रम होता है जिसमें EM वेव के अलग अलग पार्ट्स जैसे अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, ये सारी जो रेंज है, EM वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, एक फ्रिक्वेंसी रेंज में एग्जिस्ट करती है। तो वो किस फ्रिक्वेंसी रेंज तक हम उसको क्या नाम देते हैं, है ना, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर हमने उसको किस किस नाम से उसे कॉल करते हैं। तो वो जो रेंज है वो आप लोग किसी भी बुक से याद कर सकते हो। उसको हम यहाँ पर उसमें कोई डिस्कशन जैसी चीज़ नहीं है, वो तो हम कहीं से भी उसको लर्न कर सकते हैं, वो याद करने के लिए होता है। और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज की जो वेव है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका डिटेक्शन कैसे करते हैं, इन्हें कैसे जनरेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। चाहो तो NCERT से या फिर जो भी बुक तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तो बोल देना, तो उसकी PDF जो है इसमें वीडियो में हम डाल देंगे। तो ये हमारा EM वेव का फर्स्ट लेक्चर था। एक लेक्चर और हम इसमें लेंगे तो 2 लेक्चर में EM वेव जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल जो है JEE मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए थैंक यू।